देखो लास्ट क्लास में मैंने कहां पे पढ़ा दिया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ वगैरह खत्म कर दिया था। और आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टॉपिक है एडी करंट। थ्योरेटिकल टॉपिक है। देखो एडी करंट क्या होता है, एडी करंट कोई फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ये होगा, लेकिन ये वायर के अंदर या किसी लूप के अंदर या किसी सर्किट के अंदर नहीं होगा। ये किसी मेटेलिक स्लैब हुई, मेटेलिक शीट हुई या कोई इरेगुलर मेटल का टुकड़ा हुआ उसके अंदर हुआ। जरा एक एक्सपेरिमेंट समझना। जैसे मान लो ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बीच के अंदर। और हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से एक मेटेलिक स्लैब ली और मेटेलिक स्लैब को ऑसिलेट करवा रहे हैं। इन दोनों पोल्स के बीच में मेटेलिक स्लैब को ऑसिलेट करवा रहे हैं, ये ऑसिलेट कर रही है। मतलब ये जो स्लैब है, ये स्लैब है, मेटेलिक शीट है, ये है मेटेलिक शीट, वायर नहीं है, मतलब कोई लूप नहीं है, रेक्टेंगुलर लूप नहीं है, मेटेलिक शीट है। अब क्या होगा कि ये ऑसिलेट कर रही है ना, इस मैग्नेट से बाहर जाती है, अंदर आ जाती है। जैसे मान लेते हैं ये दो मैग्नेट है और इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड से ये है, जैसे ये मैग्नेट है, एक मैग्नेट देख लो, ये रहा एक मैग्नेट है ना, इस साइड में भी है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब एक मैग्नेटिक एक शीट जो है वो इसके अंदर आती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, फिर बाहर निकल गई, फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई, बाहर निकल गई। इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेट कर रही है तो क्या होगा, इसके बार बार फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो क्या होगा कि इसके अंदर करंट आ जाएगी, और उस करंट को बोलते हैं हम लोग एडी करंट। उस करंट को बोलते हैं हम लोग एडी करंट। तो इसके अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स में चेंज होने की वजह से तो ये करंट इसके अंदर आ जाएगी। वो करंट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ पैदा होगी, इंड्यूस होगी, और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस रीजन को भी अपोज करेगी जिस रीजन की वजह से वो क्या हो रही है, वो इंड्यूस हो रही है। और रीजन क्या है, इसका ऑसिलेट करना। तो धीमे धीमे इसका ऑसिलेशन डैम्प होके और धीमे धीमे ये रुक जाएगा। डैम्पिंग होगी, इसके डैम्पिंग मतलब ऑसिलेशन कमजोर पड़ेगा, एम्पलीट्यूड कम होगा और धीमे धीमे रुक जाएगा। तो फिर क्या है एडी करंट, whenever magnetic flux linked with any metallic sheet, slab or metallic piece changes, अगर चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, देन एक करंट according to Faraday and Lenz law induces in the volume of that metal, उस मेटल के वॉल्यूम के अंदर ये जो है एक इंड्यूस करंट इंड्यूस हो जाएगी, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं क्या, दैट इज नॉन एज एडी करंट। इसको हम लोग एडी करंट कहते हैं। तो इसके अंदर एक एडी करंट डेवलप हो जाएगी और ये लेंज लॉ को मानेगी, तो रीजन का भी अपोज करेगी जिसकी वजह से पैदा होती है। तो इस तरह से इसके अंदर एडी करंट आ जाएगी, जिससे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, एडी करंट आ जाएगी। और उसका डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ उस रीजन का अपोज करने की उससे होगा। तो अभी बाहर तरह में डायरेक्शन ये दिखा देता हूं। ये एडी करंट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस तरह से एक लूप के फॉर्म में एक एडी करंट इसके अंदर पैदा हो जाएगी। ऐसे ये एक एडी करंट पैदा होगी। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग व्हर्लपूल करंट भी कहते हैं, also known as व्हर्लपूल करंट। क्योंकि व्हर्लपूल का मतलब होता है जब पानी घूमने लग जाता है, तो ये घूमती करंट है। जब मान लो पानी घूमने लग जाता है तो उसको हम लोग व्हर्लपूल कहते हैं। तो इसको व्हर्लपूल करंट भी कहते हैं और इसी को हम लोग फोकार्ड करंट भी कहते हैं। एंड फोकार्ड साइंटिस्ट का नाम है
और इसीलिए सबसे पहली बार आइडेंटिफाई करी थी, इसको फोकाल्ट करंट भी कहते हैं, वर्लपूल करंट भी कहते हैं, और ये लेंस लो को ऑब्जर्व करती है और उस रीजन का अपोज करती है जिस रीजन की वजह से ये क्या हो रही है, ये बन रही है, और वो रीजन कुछ भी होता है फ्लक्स में चेंज होने का क्या करती है, अपोज करती है। तो ये जो है अब ये करंट कुछ खास काम की नहीं होती है हमारे, क्यों नहीं होती काम की, क्योंकि हमारे करंट वो काम की होती है जो किसी वायर के अंदर बहती है, किसी लूप के अंदर बहती है, किसी सर्किट के अंदर बहती है, क्योंकि हम लोग वायर को ही काम में लेते हैं, हम लोग शीट या कोई मेटल तो लगाते नहीं है सर्किट के अंदर। तो ये जो है ये हमारे काम की नहीं होती, उल्टा ही हमारे लिए नुकसानदायक ही है, और ये क्या करती है, एनर्जी लॉस करती है। एडी करंट loses energy in the form of हीट के फॉर्म में ये एनर्जी लूज करती है ना, ये जिस मेटल के अंदर ये पैदा होगी उस मेटल को ये क्या कर देती है, गर्म कर देती है, और गर्म करने से हीट के फॉर्म में ये एनर्जी क्या होती है, लूज होती है। तो हमें बेसिकली इसको रोकना होता है एडी करंट को, ठीक है ना, क्योंकि काम की तो है नहीं, लेकिन ये बन जाती है, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसका पाथ लंबा कर देते हैं। ये पाथ लंबा कैसे होगा, पाथ लंबा ऐसे होगा जैसे ये शीट है, तो इसकी ऐसे कटिंग कर दो, जैसे ये शीट है इस तरह से इसको इस तरह से ऐसे कटिंग कर दी, जैसे मान लो इसको ऐसे ऐसे काट दिया हम लोगों ने, इस तरह से इसको इस तरह से खांची टाइप की बना दी, इसके अंदर ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया तो अब क्या होगा, इसका पाथ लंबा हो जाएगा, अब करंट ऐसे जाके इसमें से घूमती ऐसे इस तरह से यहाँ से घूमती हुई यहाँ से घूमती हुई इधर से डालनी है और ऐसे जाएगी, तो इसका पाथ लंबा हो जाएगा, पाथ लंबा हो जाएगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस का सामना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से इसकी स्लैब्स पे कटिंग कर देते हैं, कोई मोटा मेटल काम में लेने की बजाय उसकी पतली पतली शीट्स लगाते हैं। जैसे मान लो मोटा मेटल का टुकड़ा काम में लेना हम लोगों को, तो मोटा मेटल का टुकड़ा काम में लेने की बजाय उसकी पतली एक दूसरे के ऊपर प्लेट्स लगाते हैं, जिसको हम लोग लेमिनेटेड शीट कहते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड होती है वो, और एक दूसरे को ऊपर रख के बनाते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर होगा ऐसा, ट्रांसफार्मर पड़ेगा जब हम लोग, इसी के बाद में आएगा ट्रांसफार्मर। तो ये जो है ये एडी करंट को रोकने का उपाय क्या है, टू रिड्यूस एडी करंट इफेक्ट but these slots कर देते हैं in the metal or use metallic sheets, है ना, मेटेलिक शीट्स यूज करते हैं हम लोग, एक मोटा मेटल इस्तेमाल करने की बजाय मेटेलिक शीट्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये एडी करंट का इफेक्ट है। अब कुछ एडी करंट के यूज भी दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर, तो मैं वो यूज बता देता हूँ, हालांकि काम की होती नहीं है तो वो यूज को इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक यूज इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, तो वो यूज देख लेते हैं, तो इसका थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट। मतलब जब भी किसी मेटल से रिलेटेड, किसी मेटल से लिंक्ड फ्लक्स के अंदर अगर चेंज होता है, किसी मेटल से लिंक्ड फ्लक्स में अगर चेंज होता है, तो उस मेटल की बॉडी में, उस मेटल के वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाता है, ये वायर नहीं है, ये कोई लूप नहीं है, कोई ये एक शीट है, एक मतलब मेटल का टुकड़ा है, तो उस मेटल के टुकड़े के अंदर क्या हो जाती है, करंट आ जाती है, उनको हम लोग एडी करंट कहते हैं, और इनका एक और नाम है वर्लपूल करंट या फोकाल्ट करंट। और हम लोग बेसिकली इसको इंड्यूस नहीं करना चाहते हैं, ये तो हो जाती है इंड्यूस, ठीक है ना, और हमें इसको रोकना होता है, तो रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर स्लॉट्स की कटिंग कर देते हैं। और मान लो कहीं हमें मोटा मेटल का टुकड़ा इस्तेमाल करना है, तो मोटा मेटल का टुकड़ा इस्तेमाल करने की बजाय जैसे मान लो हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आयरन इस्तेमाल करना है, तो आयरन इस्तेमाल करना है, तो उसके अंदर मोटा सारा आयरन लगाने के बजाय ये बेटर ये है कि हम लोग उसको शीट्स के फॉर्म में लगाएं, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका पाथ लंबा हो जाएगा, तो स्लॉट्स कटिंग करनी है, पाथ लंबा हो जाएगा, रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना करेगी वो, और रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना करेगी तो अपने को पता ही करंट और रेजिस्टेंस आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो इसलिए वो करंट क्या हो जाती है, वीक पड़ जाती है, और हमें इससे छुटकारा मिलता है एडी करंट से। लेकिन इसे कुछ यूज भी दे रखे हैं, तो वो यूज अपन देख लेते हैं। अच्छा दूसरा, ये मेटल को गर्म भी कर देती है, तो मेटल को गर्म कर देती है, तो मान लो हो सकता है कि मेटल को इतना गर्म कर देगी इसको पिघलाई दे, तो इसका एक यूज बता रखा है कि क्या पता है मेटल को पिघलाने के काम आ जाए, तो एक यूज बता रखा है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस के अंदर। तो ये कुछ यूज ऑफ एडी करंट काम में लेते हैं, इनके यूजेस को एक्सपेरिमेंटल है, तो ये पढ़ना है, तो यूज ऑफ एडी करंट
नंबर एक बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस, फर्नेस का मतलब भट्टी होता है ना, पढ़ा हुआ आप लोगों ने क्लास फर्नेस, ठीक है ना, वेजिटेबल कन्वर्टर, ये सब मेटल के अंदर पढ़ते हो अलग टाइप की फर्नेस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस क्या होती है, अगर मान लो कि वो जो एडी करंट है वो हीट प्रोड्यूस कर रही है, और हीट प्रोड्यूस करते तो क्या पता है इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाए कि वो उस मेटल को पिघला दे, तो स्क्रैप मेटल हो, और स्क्रैप मेटल को लोग पिघला दे, तो हमें एक्स्ट्रा हीट भी देनी पड़ेगी उस मेटल को पिघलाने के लिए। तो क्या हो जाता है कि ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट, ड्यू टू जनरेशन ऑफ हीट by eddy current, if metal melts, then this is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस। तो मान लो आपको कोई मेटल है, उस मेटल को पिघलाना है, अब पिघलाना है तो वैसे तो उसको हीट देके पिघलाना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो वो होता है कि एडी करंट के इफेक्ट से अगर वो पिघल जाए तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, हम लोग उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस बोल देंगे। तो ये इसका एक यूज है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक अपने को ये पता है कि उस रीजन को अपोज करेंगे जिसकी वजह से ये क्या हुई, ये बन रही है। अब जैसे सपोज करो कि एक कार का या किसी ट्रेन का पहिया घूम रहा है, अब पहिया घूम रहा है, मान लो वहां पे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उस पहिए के अंदर सपोज करो एडी करंट आ गई, और एडी करंट आ गई तो वो उस रीजन को अपोज करेगी जिस रीजन की वजह से वो बन रही है। और रीजन क्या है, रीजन है पहिए का घूमना, तो उस रीजन को अपोज करेगी कि पहिया ना घूमे। डैम्पिंग मैंने बताया ना कि डैम्पिंग कर देती है, मोशन को डैम्प कर देती है ना। तो उसी डैम्प वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रही है। मोशन क्या करती है, मोशन को खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि मोशन की वजह से तो वो करंट बन रही है, तो उस पहिए के घूमने का अपोज होगा, और पहिए के घूमने का अपोज होगा तो उस गाड़ी के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक लग जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक से लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, ऐसे ही बस ध्यान रखना है। इनको देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मैंने भी आपको समझाई। जैसे मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन चल रहा है, और कोई जो मेटल का टुकड़ा है या मेटल की शीट है, वो सब लोगों की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। और अगर उसके मैग्नेटिक मैग्नेटिक तत्व अगर चेंज हो जाए तो धीमे 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 क्या हो जाएगी, उसके ऑसिलेशन डैम्प होंगे, और उसका मोशन क्या हो जाएगा, उसका मोशन कमजोर हो जाएगा, और धीमे धीमे उसके मोशन का एम्पलीट्यूड घटते घटते वो मोशन खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और इसका यूज हम लोग किसको किसमें करते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू डेडबीट गैल्वेनोमीटर। डेडबीट गैल्वेनोमीटर को डेडबीट बनाने के लिए यूज करते हैं। डेडबीट गैल्वेनोमीटर ये थोड़ा सा काम का है, एक बार पूछ लेते हैं इसको क्वेश्चन। अब ये जो है ये डेडबीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखो डेड का मतलब होता है मरना, है ना, डेड का मतलब कोई डेड बॉडी टाइप का, ठीक है ना। तो डेड का मतलब होता है मरना, बीट का मतलब होता है धड़कन, है ना। तो वो जो उसका ऑसिलेशन हो रहा है, उस ऑसिलेशन को वो क्या करेगी, है उसकी बीटिंग को, ऑसिलेशन को बीट का है, उसके ऑसिलेशन को क्या करेगी, वो डेड करेगी, है ना। तो वही डेल्फिक का यूज है। जैसे मान लो क्या होता है कि कई बार गैल्वेनोमीटर, जैसे गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होता है, वो स्केल होता है, जरा देखना, मान लो हम लोगों ने नॉर्मल गैल्वेनोमीटर बनाया। अब नॉर्मल गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ाई है, होता क्या है गैल्वेनोमीटर के अंदर, एट टॉर्क इक्वल टू एनआई की sin थीटा के ऊपर काम करता है। आजू बाजू दो मैग्नेट होते हैं, और उन मैग्नेट के बीच में कॉइल क्या करती घूमती है, उस कॉइल के ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क उस कॉइल से पॉइंटर जुड़ा रहता है, और वो पॉइंटर भी क्या करता है, सर्कुलर स्केल के ऊपर घूमता है। अब जैसे मान लो कोई भी एमीटर है, वोल्टमीटर है, गैल्वेनोमीटर है, सपोज करो कि यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, सपोज करो कोई वोल्टमीटर या एमीटर है, तो वोल्टमीटर एमीटर गैल्वेनोमीटर तीनों को डेरिवेट बना सकते हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर एमीटर बनते हैं, इसलिए मैंने गैल्वेनोमीटर लिख दिया।
तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू डेडबीट गैल्वेनोमीटर या एमीटर भी लिख सकते हो आप उसकी जगह, और वोल्ट मीटर भी लिख सकते हो। मतलब एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर को डेडबीट बनाने के काम में आती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पॉइंटर है, तो बेसिकली ये पॉइंटर जुड़ा हुआ उस कॉइल से, वो कॉइल घूम रही है, और कॉइल घूम रही है तो सपोज करो कि वो कॉइल यहाँ पे आके उस पिन के ऊपर आके एग्जैक्टली रुक नहीं रही है ना, इस पिन के ऊपर आके रुक नहीं रही है, यहाँ से यहाँ आगे घूम के यहाँ आगे, लेकिन ये पिन पर आके रुक नहीं रही है, इस पिन पे यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीडेंट करेंगे, करके पिन पर ऐसा होता है, कई मीटर ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंटर रुकता नहीं है, हल्का हल्का यहाँ ऑक्सीडेंट करता रहता है, फिर से ऑक्सीडेंट करता रहता है। अब हम लोग उसकी रीडिंग क्या लेंगे, इसकी रीडिंग 3 है कि 2.8 है कि 2.9 है या 3.1 है या 3.2, क्योंकि 3 के इधर क्या करता है, आजू-बाजू ऑसिलेट कर रहा है। अच्छा, ये ऑसिलेट क्यों कर रहा है, ये ऑसिलेट इसलिए कर रहा है क्योंकि अंदर जो कॉइल है वो ऑसिलेट कर रही है, वो ऑसिलेट कर रही है, तो उसका ऑसिलेशन खत्म हो तो इस पॉइंटर का ऑसिलेशन खत्म हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वो जो कॉइल है, जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जो हम लोगों ने दोनों मैग्नेट्स के बीच में लगा रखी है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या वोल्टमीटर के अंदर, जो टॉर्क इक्वल्स टू NI की sin थीटा पे वर्क कर रही है, जिसके अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है सॉफ्ट आयरन का। ध्यान करो, पूरा आपको डायग्राम अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो ये जो है, अब वो कॉइल अंदर क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उसके ऑसिलेशन से ये जो पॉइंटर है एल्यूमिनियम का बना रहता है, ये पॉइंटर निकालता है, यहाँ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अब मुझे इसका ऑसिलेशन खत्म करना है ताकि मैं एग्जैक्ट रीडिंग ले पाऊं कि एग्जैक्ट रीडिंग क्या है, क्योंकि इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके बाद मुझे ये ऑसिलेट करेगा तो मैं रीडिंग क्या लूंगा, 2.9 लूंगा, 2.8 लूंगा, या 3 लूंगा, या 3.1 लूंगा, 3.2 लूंगा। तो इसके लिए मुझे इसका ऑसिलेशन खत्म करना है, इसको डेडबीट बनाना है, इसको मुझे क्या बनाना है, इसको मुझे डेडबीट बनाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उस कॉइल को एक एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेट के काम में लेते हैं। उस कॉइल को हम लोग एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेटते हैं। एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेटने से क्या होता है, उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो कॉइल घूमेगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो कॉइल घूमेगी, ये इस तरह से कॉइल बनाई थी, तो ध्यान करो, वही कॉइल घूमेगी, अंदर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखा था, तो इस तरह का डायग्राम था, तो ये अंदर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर रखा था। तो इस कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लपेट के बनाते हैं। उससे क्या होगा कि जब ये कॉइल ऑसिलेट करेगी तो वो एल्यूमिनियम का फ्रेम जो है वो भी ऑसिलेट करेगा। एल्यूमिनियम की शीट के ऊपर लपेट के बनाते हैं। अब एल्यूमिनियम की शीट जब ऑसिलेट करेगी तो एल्यूमिनियम की शीट में एडी करंट आ जाएगी, और वो एडी करंट उस रीजन को ऑपोज करेगी जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है। और रीजन क्या है, रीजन है इसका ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन को डैम्प करेगी, और डैम्प करेगी तो ये कॉइल जो है एक जगह स्टेबिलिटी देगी, एक जगह रुकेगी, और एक जगह रुकेगी तो यहाँ आके ये ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे। पता एक तरह से इसका जो बीट हो रही है, जो धड़कन है, इसको ये किल कर देगी, मार देगी। तो इसलिए इस गैल्वेनोमीटर को बोलते हैं तो डेडबीट गैल्वेनोमीटर, ताकि एग्जैक्ट रीडिंग आती है। तो ये इसके कुछ यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स, तो इनके अंदर इसका यूज होता है। तो ये है आपका एडी करंट। तो बताओ मुझे, क्लियर है क्या? थ्योरेटिकल टॉपिक है। चलो गुड। नेक्स्ट देखो, 3 टॉपिक और बचे बस कोर्स में, मतलब कोर्स में क्या इस चैप्टर के अंदर वो उसका बचा हुआ है। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। अब ये काम का टॉपिक है, एडी करंट काम का नहीं था, एडी करंट तो बेकार का टॉपिक, कुछ भी पूछते हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब खुद को इंड्यूस कर लेना, खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से खुद को इंड्यूस कर लेना। तो टॉपिक हमारा सेल्फ इंडक्शन। दूसरा इसके अगला टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल ऐसा कैसे है ये। टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन, ध्यान से समझना, काम का ये टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है सेल्फ इंडक्शन। जैसे सपोज करो कि ये कोई कॉइल है या सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड बना है, ये सोलेनॉइड है जिसको हम लोगों ने इस तरह से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर एक रियोस्टेट भी लगा देता है, अगर करंट को आपको चेंज करना है तो एक रियोस्टेट भी लगा दिया, और तीन लगा दिया हमने सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच। बिल्कुल सिंपल सर्किट है, कॉइल लगा रखी है, ये एक रियोस्टेट है, ये स्विच है, और ये एक बैटरी है, इसका ये लोग मान लेते हैं अपन, ई नॉट मान लेते हैं, है ना। अब क्या होगा, जैसे इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ से करंट निकलेगी तो सॉलिनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा,
तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा सोलेनोइड के अंदर? सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है ना। मैं और स्मॉल एन क्या है? पर यूनिट टेम्परेचर नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना स्मॉल एन। स्मॉल एन इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है और एन जो है इसका क्या है? एन इसका टर्न्स है और आई इसका अंदर ये जो करंट मेरी इसका नाम आई है ना। ये टोटल टर्न है, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो अपने को ये पता चल रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसके अंदर करंट चेंज करोगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? चेंज होगा। ये जो बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। बी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप करंट को बढ़ाते हो, अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है। अगर आप करंट को बढ़ाते हो तो इम्पैक्ट भी आता है, तो इम्पैक्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और अगर आप करंट को घटाते हो, अगर आप करंट को घटाते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप करंट को डबल करोगे मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। अगर दूसरे फैक्टर को हम चेंज ना करें तो केवल करंट को चेंज, करंट को बढ़ाएं, करंट को डबल कर दें मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, करंट को आधा कर दें मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाएगा। इस तरह से सीन चलेगा। अच्छा, अब क्या होगा कि करंट को चेंज करने पर भी चेंज होगा। लेकिन फाई का फार्मूला क्या होता है? फाई का फार्मूला होता है फाई इक्वल्स टू VA cos theta, also phi equals to VA cos theta। अब यहाँ पर फाई और बी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई और बी भी आपस में क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो तुम करंट में चेंज करते हो, करंट में चेंज करते हो तो बी में चेंज होता है, और अगर बी में चेंज होता है तो फाई में चेंज होता है। तो क्योंकि फाई और बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भाई बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई और बी आपस में प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप करंट में चेंज करोगे तो बी चेंज होगा, और बी चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। ऐसा खुद का ही फाई चेंज हो जाएगा, खुद के अंदर करंट में चेंज होने की वजह से खुद का ही फाई चेंज हो जाएगा। भाई जैसे मान लो कि तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ही कुछ चेंज होने के अंदर से तुम्हारा टेम्परामेंट ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे तुम्हारे मार्क्स चेंज हुए, मार्क्स चेंज हुए तो तुम्हारी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, यार मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, है ना, या मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं लेकिन हर अगले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स बढ़ रहे हैं, तुम्हारी और ज्यादा पढ़ने की इच्छा होगी, चेंजेस महसूस करोगे अपने अंदर। और अगर मार्क्स कम हो रहे हैं किसी के एग्जाम के अंदर, हर बार तुम एग्जाम देते हो मार्क्स कम हो जाते हैं, किसी एग्जाम से कम हो जाते हैं तुम्हारे मार्क्स, तो तुम्हें चेंज महसूस होगा अपने अंदर, क्या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे मार्क्स कम होते जा रहे हैं, पहले ज्यादा आते थे आजकल कम आने लगे, इसका मतलब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से करंट चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फाई चेंज होगा। उधर फैराडे अपने लॉ में बोल ही रहे कि whenever there is change in flux, whenever there is change in flux, there is an induction of EMF। तो ये जो कॉइल है इसके अक्रॉस यहाँ पर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, मतलब खुद के अंदर ही करंट चेंज हुई और खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, खुद का ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और खुद ही वो बैटरी बन गई। और वो बैटरी है इस ये जो है इस करंट में चेंज होने का क्या करेगी? अपोज करेगी, क्योंकि फाई में चेंज होने की वजह क्या है? मतलब फैराडे लॉ, लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे ये जो दोनों एंड है, यहाँ पर ये जो दोनों एंड है ये क्या बन जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस है ना उस रीजन का अपोज करेगा जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? वो इंड्यूस हो रहा है। और रीजन क्या है? रीजन अगर अपन ओवरऑल देखें तो रीजन है करंट में चेंज होना, और करंट में चेंज होना, तो ये उस करंट में चेंज होने का क्या करेगी? अपोज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक बैटरी बन जाएगी। अब वो जो बैटरी है वो इस बैटरी का या तो सपोर्ट करेगी या फिर इस बैटरी के ईएमएफ को रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी, या तो अपोज करेगी या सपोर्ट करेगी। वो कैसे करेगी वो भी अपन देखेंगे, वो डिपेंड करेगा आप करंट बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो। अगर आप करंट घटा रहे हो तो इस बैटरी के सपोर्ट में आ जाएगा ईएमएफ, और अगर आप करंट बढ़ा रहे हो तो इस बैटरी के अपोज में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से होगा। तो ये जो फिनोमेना है कि खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से खुद के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होना है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ का मतलब होता है खुद को इंड्यूस कर देना कॉइल के द्वारा। एक तो कोई बगल वाली कॉइल इंड्यूस करे, जैसे फैराडे का सेकंड लॉ तो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड था, लेकिन अगर कॉइल खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से खुद के अंदर खुद को इंड्यूस कर लेती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या होगा? इट इज द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना by virtue of which by virtue of which a coil induce EMF across its end due to
change in its own flux, खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ही, खुद ही वजह है ना, कॉइल की खुद की करंट चेंज हुई, खुद का ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, खुद का ही फ्लक्स चेंज हुआ और खुद में ही इंड्यूस ईएमएफ आ गया, और कोई जिम्मेदार नहीं, इसके लिए खुद ही जिम्मेदार है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब जब उसका फॉर्मूले वगैरह की बात करते हैं, जैसे कोएफिशिएंट्स वगैरह की बात करते हैं, यहाँ से अपने को पता चल गया 5 b प्रोपोर्शनल टू i है, और यहाँ पता चल गया अपने को b प्रोपोर्शनल टू 5 है, तो इसे तो 5 i की पावर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर अपन बीच में से b को हटाए, अगर हम लोग बीच में से b को हटाए as 5 proportional to b and b proportional to i, 5 b के प्रोपोर्शनल, b i के प्रोपोर्शनल, तो अगर हम लोग इसको डिलीट करें, b को डिलीट करें, अगर हम लोग इसको डिलीट करें, बीच में से इसका रूल हटा दो, इसका रूल हटाते हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि 5 और i भी आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो 5 और i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो इन दोनों का रिलेशन रख दो कि भैया 5 और i भी आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपने को ये रिलेशन ऐसे दिखेगा, तो अपने को ये रिलेशन कैसे दिखेगा, अपने को ये रिलेशन दिखेगा 5 प्रोपोर्शनल टू i। 5 क्या है, 5 इसका खुद का फ्लक्स है, जिसको हम लोग bA cos थीटा से निकाल सकते हैं, और i क्या है, i इसमें रहने वाली करंट है। अब प्रोपोर्शनल का साइन आएगी तो कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग l, उनकी जो l है, l इज अ कांस्टेंट known as self inductance और coefficient of self induction, या तो सेल्फ इंडक्टेंस बोल दो, या फिर इसको सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ये बोल दो, इसको कहते हैं हम लोग क्या, ये कहलाता है L। अब यहाँ से अगर हम लोग L की पहली डेफिनेशन निकालें तो देखो L कितना आ जाएगा, L का पहला फॉर्मूला आ गया फिर 5/5, ये L का पहला फॉर्मूला है ना। तो L का अगर यहाँ से अपन यूनिट निकालें तो L का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ L, L का पहला यूनिट आ जाएगा 5 का यूनिट होगा वेबर, तो 5 का यूनिट होता है एम्पियर, तो वेबर अपॉन एम्पियर इसका यूनिट है, ध्यान रखना, है ना, वेबर अपॉन एम्पियर इसका यूनिट है। और यहाँ से हम लोग अगर कहें कि वेबर अपॉन एम्पियर का नाम चेंज करें तो वेबर अपॉन एम्पियर को हम लोग बोलते हैं हेनरी, मतलब हेनरी के नाम पे हेनरी एच से लिखता है, तो ये इसका यूनिट होता है जोसेफ हेनरी के नाम पे, हेनरी द पावर का यूनिट, और वेबर अपॉन एम्पियर को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। तो ये इसका पहला फार्मूला हुआ सेल्फ इंडक्शन का, n इक्वल टू 5i या 5 इक्वल टू ni, n को हेनरी में नापेंगे, कई बार मिली हेनरी माइक्रो हेनरी के अंदर रहते हैं, और हेनरी का मतलब याद रखना वेबर अपॉन एम्पियर होता है, और ये करंट, तो कितना हेनरी की ये कॉइल है ना, जैसे फेरेड होता है किसका, कैपेसिटेंस का, ऐसे सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी होगा, तो कितने माइक्रो हेनरी या कितने मिली हेनरी की कॉइल है, कितना इसमें से करंट जा रहा है, तो हम लोग उसका फ्लक्स निकाल सकते हैं, या मान लो फ्लक्स पता है, उसमें बहने वाली करंट पता है, तो हम लोग उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक बार नजर मारो बोर्ड पे, बढ़िया बोर्ड, एक बार रिकॉर्ड कर लो क्या क्या बोला मैंने। डन है, क्लियर है क्या इतना। सेल्फ इंडक्शन ध्यान से पढ़ लोगे तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या 10 मिनट में हो जाएगा, सेम है, दो कॉइल के बीच में चलेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे, और एक कॉइल के बीच में चलेगा तो सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे।
दूल्हा अगर खुद की शादी में नाचे तो सेल्फ इंडक्शन है, और बाराती नाचे तो वो म्यूचुअल इंडक्शन है। तो ये दूल्हा खुद की शादी में नाच रहा है, एक तरीके से समझ लो। अब देखो ये आ गया यहाँ से एल का पहला फॉर्मूला और यहाँ से एल की पहली डेफिनेशन दिया था। तो यहाँ से देखो थोड़ा सा टेक्निकली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है n इक्वल टू i अपॉन i। फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू i अपॉन i है। इस फॉर्मूले की लिखा है डेफिनेशन n इक्वल टू i अपॉन i। अगर i 1 एम्पीयर हो, मतलब इसमें यूनिट एम्पीयर करंट नहीं है, तो इसका मतलब n किसके इक्वल हो जाएगा, i के इक्वल। तो क्या होगी सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन कि अगर किसी पॉइंट पे 1 एम्पीयर करंट बहती है, if current through any coil या any solenoid is unit ampere, then flux linked with that coil is equal to its self inductance। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि करंट थ्रू a coil is unit ampere, अगर करंट यूनिट एम्पियर है, then flux linked with coil is equal to its self inductance। इसके सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा, जो फ्लक्स लिंक होगा उसी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ये है। तो ये इसके इस पहले फार्मूले का डिस्कशन किया है मैंने, फाई इक्वल टू एल आई का। अब देखो इसके दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। इसके सेकंड फार्मूले पे मूव करें तो आप लोगों को पता है फैराडे क्या कहता है, फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना, ईएमएफ इंड्यूस होगा माइनस डी पाई बाई डी टी। फ्लक्स में चेंज होने की रेट जो है वो ईएमएफ इंड्यूस के इक्वल होगी। अब इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं तो फाई इक्वल टू एल आई, अभी भी जो फार्मूला निकला यहाँ उठाना, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। और एल को अगर हम बाहर ले लें तो ये फार्मूला ऐसा बन गया, ई इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये फार्मूला बन गया है ना। यानी आपको अगर ये बता दें कि आप करंट कितनी चेंज की है मैंने, और टाइम कितना लगाया, तो ऊपर तो करंट में चेंज लिख देना, नीचे टाइम कितना लगाया वो कर देना, और आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस बता दें कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितने मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी है, तो बताओ ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस निकल जाएगा। यहां से देखो एल का इक्वल फार्मूला क्या निकल रहा है, एल का फार्मूला निकल रहा है माइनस ई। माइनस तो लेंस लॉ को बता रहा है, तो माइनस को आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, और नीचे आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। और यहाँ से यूनिट देखो एल की, या डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन ऑफ एल, यहाँ से क्या निकलेगा, डेफिनेशन दूसरे फार्मूले से, अगर डी आई अपॉन डी टी 1 हो, यानी करंट में चेंज होने की रेट अगर यूनिट हो, यानी हर 1 सेकंड के अंदर 1 एम्पीयर करंट चेंज हो रही है, डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू 1 एम्पीयर पर सेकंड, सेकंड भी तो आएगा नीचे क्योंकि रेट है ना, तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1 एम्पीयर पर सेकंड, देन एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन एन इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई के इक्वल, ये माइनस को होल्ड कर दिया मैंने, ऑपोजिंग ऑफ माइनस को, है ना। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या डेफिनेशन दे, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, if rate of change of current in coil is unit, then induced EMF is equal to self inductance। जो induced EMF है वही self inductance से क्या होगा, इक्वल होगा ये self inductance की दूसरी डेफिनेशन आ गई। और यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालूं, यूनिट ऑफ एल, एक और यूनिट देखो एल की, इस फार्मूले में क्या निकलती है देखो, यूनिट ऑफ एल,
यूनिट काम की इसकी बहुत इधर थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा हूँ मैं। तो यूनिट देखा है मैंने यहाँ पे, तो ई का यूनिट किस वाले फॉर्मूले से देखो, है ना, बाय एल इक्वल टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी, इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं। तो ई का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। ऊपर लिखा आपने वोल्ट, नीचे आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, और इसके नीचे लिखा हम लोगों ने सेकंड। सेकंड चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर इनटू सेकंड, और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ओम। तो इसका यूनिट ये भी आ जाएगा ओम इनटू सेकंड। देखो कितना बढ़िया यूनिट आया। मतलब ओम जो यूनिट होता है वो तो किसका होता है, ओम तो होता है रेजिस्टेंस का, लेकिन ओम इनटू सेकंड किसका होता है, वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो ये इसका यूनिट हो गया, इस फॉर्मूले की डेफिनेशन हो गई, और ये फॉर्मूला हो गया। तो ये इसका तीसरा फॉर्मूला है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम लोग, एक और फॉर्मूला देखो इसका। अब होता क्या है कि ये कॉइल यहाँ पे अपने ईएमएफ इंड्यूस कर लेती है। ईएमएफ कैसे इंड्यूस कर लेती है, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये बैटरी लगी हुई है, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, और ये स्विच लगा हुआ है, स्विच ऑन है। और सपोज करो आप ये करंट घटा रहे हो, अगर ये करंट आप कम कर रहे हो, तो कम कर रहे हो तो इसका ये जो बी कम होगा, बी कम होगा तो फाई कम होगा, फाई कम होगा तो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। अब ये रीजन ढूंढेगी, रीजन क्या ढूंढेगी, क्या करंट कम हो रही है, ये करंट जो है कम हो रही है, तो करंट कम होने की वजह ढूंढेगी क्या, बैटरी करंट को कम करने इसका ईएमएफ कैसा सफिशिएंट है। तो ये क्या करेगी, इसके सपोर्ट में आ जाएगी, इसके सपोर्ट में आ जाएगी, तो यहाँ तो बनेगा माइनस और यहाँ बनेगा प्लस। ध्यान रखना है ना, ये ईएमएफ यूज का डायरेक्शन होगा, ये मैंने लेंस लॉ का यूज किया है ना। उस रीजन को आपको होता है जिस रीजन की वजह से वो क्या हो रही है, ये जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको ईएमएफ इंड्यूस इस बैटरी को, बैटरी के सपोर्ट में आएगा। सपोर्ट में क्यों आएगा, एक बैटरी के सपोर्ट में दूसरी बैटरी कब आती है, जब बैटरी इस तरह से लगती है, ये उसके बाद माइनस से प्लस कनेक्ट होना चाहिए। तो ये माइनस से मैंने प्लस कनेक्ट किया है, और ये प्लस से मैंने माइनस कनेक्ट किया, तो इस तरह से बैटरी को सपोर्ट में आती है। तो ये बैटरी जो बनेगी भाई, इसके यहाँ ईएमएफ कितना होगा, यहाँ ईएमएफ हो जाएगा माइनस है डीआई अपॉन डीटी, यहाँ ईएमएफ कितना है ई नॉट। ये एक बैटरी हो गई ई नॉट की, और ये एक बैटरी हो गई एन डीआई अपॉन डीटी की। तो दोनों क्या आ जाएगी, दोनों सपोर्टिंग बैटरी हो जाएगी, सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। और अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो, अगर आप करंट को बढ़ा रहे हो, केस नंबर 2 देखो, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ईएमएफ इंड्यूस जो है कौन सा प्लस बनेगा और कौन सा माइनस बनेगा। जैसे मान लो यदि अपनी सॉलिनॉइड, ये बैटरी नहीं, ये रियोस्टेट रहा, ये स्विच रहा। अब मान लो आप ये जो करंट इसमें बह रही है, स्विच ऑन है, ये जो करंट इसमें बह रही है, सपोज करो आप उसको बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो कारण देखा जाएगा कि फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ने का कारण होगा कि करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ने के कारण ये बैटरी होगी, तो इसकी ईएमएफ को अपोज किया जाएगा, अपोज किया जाएगा तो प्लस के सामने प्लस बनेगा। कभी कभी भी ये बैटरी के सामने दूसरी बैटरी का प्लस लगा देते तो वो माइनस होता है ना। तो ये जो है और ये बनेगा माइनस, मतलब माइनस के सामने माइनस आ जाएगा, प्लस के सामने प्लस आ जाएगा, तो ये अपोजिंग बैटरी बनेगी, अपोज होगा। यानी अब ऐसा सीन बनेगा कि ये जो ई नॉट है, इसके सामने ये नेगेटिव आ गया, और ये अपना कॉइल वाला है, ये बैटरी बन गई, तो ये आ जाएगा माइनस एंड डीआई अपॉन डीटी। तो क्या होगा, कब अपोज होगा, इसकी ईएमएफ को अपोज होगा, अपोजिंग बैटरी बनेगी। पहले तो सपोर्टिंग बैटरी बनेगी, ये अपोजिंग बैटरी बनेगी। अच्छा, लेकिन फिर भी वो क्या रहा है, चाहे जो अपोजिंग ईएमएफ आ रहा है ना, अपोजिंग, ये दोनों ही अपोजिंग है, ठीक है ना। बस यहाँ पे सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि इस करंट के घटने को अपोज करना है ना। तो ये दोनों ही अपोजिंग है, लेकिन फिर भी करंट तो आप घटाया बढ़ा ही रहे हो ना। अब करंट घटाया बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। इस बैटरी को बंद करना पड़ता है, उसके लिए अपन अलग से डेरिवेशन करेंगे, इस बैटरी को बंद करना पड़ता है, और इसके अंदर एक एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, और वो जो एनर्जी कलेक्ट होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी में फॉर्म हो जाती है। जैसे कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है हाफ सी वी स्क्वायर, कैपेसिटर में एनर्जी कलेक्ट हो जाती है हाफ सी वी स्क्वायर, तो इसके अंदर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, वैसा ही फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, इसका अलग से डेरिवेशन करेंगे पर। तो देखो ये है एनर्जी
stored in a self-reacting coil. सेल्फ रिएक्टिंग कॉइल के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, कैपेसिटर में एनर्जी कनेक्ट होती है, और ये एक्चुअली में वर्क डन बाय बैटरी होती है। तो एनर्जी को यू बोल रहा हूँ मैं, यू बी बोल देते हैं, और ये वर्क डन बाय बैटरी की होती है, तो ये हो जाएगी हाफ एल आई स्क्वायर। अभी ये डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखो, मैं बाद में इसको डिराइव कर दूंगा। तो एनर्जी कनेक्ट होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अपन एक तीसरा यूनिट निकालते हैं, और तीसरा डेफिनेशन निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो एल का फॉर्मूला क्या आ रहा है, एल का फॉर्मूला आ रहा है 2w/i²। यहाँ से एल का एक और फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर अपन एल की डेफिनेशन निकालें, डेफिनेशन ऑफ एल, तो देखो डेफिनेशन क्या निकलती है एल की, अगर आई 1 हो, आई हो 1 एम्पियर, तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल इक्वल हो जाएगा ट्वाइस डब्ल्यू के, वर्क डन के ट्वाइस के इक्वल हो जाएगा। तो क्या दे हम लोग डेफिनेशन, कि अगर किसी कॉइल में 1 एम्पियर करंट बह रही है, किसी सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट बह रही है, तो बैटरी जो वर्क करेगी उसका डबल उसके सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। तो ये करंट थ्रू a coil is 1 ampere, then डबल या ट्वाइस में लिख सकते हो, डबल ऑफ दी वर्क डन बाय बैटरी या एनर्जी कनेक्टेड सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल, ये सब लिख सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस की दूसरी डेफिनेशन होगी। बैटरी जितना वर्क करेगी उसका डबल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोल देंगे। अच्छा, यहाँ से यूनिट क्या आएगी, यहाँ से यूनिट ऑफ एल, एल का यूनिट निकाल लो। यहाँ से देखो ऊपर वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और इनके करंट का यूनिट होगा एम्पियर, और स्क्वायर एट एम्पियर स्क्वायर। यहाँ से रहेगा जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर, ध्यान रखना। और यहाँ से अपन डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, जूल का डायमेंशन होता है m1 n2 t-2, ऊपर निकाल देता हूँ। यहाँ से डायमेंशन निकाले तो वर्क का डायमेंशन होता है m1 n2 t-2, करंट का डायमेंशन होगा e2, तो ये का डायमेंशन आ जाएगा m1 l2 t-2 t-2। तो ये पूरा सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया, रिलेटेड, इसके अलावा नहीं होता है। तो ये था सेल्फ इंडक्शन का पूरा मैकेनिज्म, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है ये पढ़ा हम लोगों ने। नजर मारो उस पर जरा एक बार, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है? चलो वेरी गुड। एक देखो ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है ये कैसा है, ये वो निकाल देते हैं। ये जो फॉर्मूला ये कैसा है, बैटरी को क्यों वर्क करना पड़ रहा है, जैसे मान लो ये अपोज कर रही है बैटरी, मैं ये ऊपर वाला केस कोई सा भी अपोज कर रही है, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो करंट बढ़ानी है ना, इसको करंट या तो घटानी या बढ़ानी है, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। ये अपोज कर रहा है, फिर भी इसको अपोज करके बैटरी को करंट बढ़ानी है या फिर घटानी है, तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय बैटरी को क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी अगेंस्ट सेल्फ इंडक्शन,
सेल्फ डिटेक्शन के अगेंस्ट में बेटे को वर्क कितना करना पड़ेगा, देखो कितना वर्क करना पड़ेगा सेल्फ डिटेक्शन के अगेंस्ट में। मान लेते हैं वो DI चेंज करके हल्का हल्का चेंज करके वो क्या करती है, करंट को चेंज करती है। मान लो 2 एम्पीयर से करंट को पहुंचा दिया उसने 10 एम्पीयर या 10 एम्पीयर से ले आई 2 एम्पीयर, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, W इक्वल टू होता है QV, ये फार्मूला है ना। W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू QV। और जब D की जगह मैं E भी देता हूं जो EMF इंड्यूस हो रहा है, तो W इक्वल टू लिखा मैंने dq E। मान लो थोड़ा थोड़ा चार्ज चेंज किया होता है, करंट का मतलब चार्ज का बहना होता है, E EMF है, और dq जो है वो स्मॉल चार्ज है जो वो चेंज कर रही है। अब अपने को पता है dq अपॉन dt ये होता है I, है ना। ये पुट करें यहाँ पे तो dq पुट कर देते हैं अपन IDT यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dw इक्वल टू dq की जगह IDT लिखा हो तो क्या आ जाएगा EIDT, है ना। ये आ गया EIDT। अब E की जगह देते हैं अपन बट E इक्वल टू माइनस L DI अपॉन dt, L माइनस को बता देता हूँ, अभी पढ़ाए थे ये फॉर्मूला E इक्वल टू L DI अपॉन dt, तो ये E की जगह रख देते हैं तो ये आ जाएगा dw इक्वल टू L DI अपॉन dt और IDT, ये dt से dt कैंसिल हो गया, ये dw आ गया LI DI। और अगर मान लो मुझे करंट चेंज करनी है 0 से लेके I तक, है ना, करंट चेंज करनी है मुझे 0 से लेके I तक, I करंट इसके अंदर ऐसा कुछ कर दी, मान लो सर्किट के अंदर शुरू में करंट 0 थी, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन, ये तो स्मॉल वर्क डन है, ये स्मॉल वर्क डन है। देखो अगर किसी कॉइल के अंदर किसी इंस्टेंटेनियस टाइम में I करंट बह रही है, उसमें DI का चेंज करना है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। और टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, टोटल वर्क करने के लिए W इक्वल टू इंटीग्रेशन dW, और dW की वैल्यू डालें अपन तो ये आ जाएगा LI DI, L को ले लो बाहर, IDI का इंटीग्रेशन हो जाएगा I स्क्वायर अपॉन 2, और ये W आ जाएगा हाफ LI स्क्वायर। और ये जो वर्क डन बाय बैटरी है ये एनर्जी स्टोर भी होगा, और ये एनर्जी स्टोर होगी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, UV, U का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में इक्वल टू W इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। ये ऐसे एनर्जी कलेक्ट होती है इस मैग्नेटिक कॉइल के अंदर। तो ये डन है आपका, बताओ क्लियर है कि क्लियर है ये? चलो गुड, तो आज की क्लास यही रोक रहे हैं, कल बढ़ाएंगे इसको आगे, और कल तो नहीं परसों खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, 2 क्लास हो चाहिए, और बाय बाय करेंगे इसको, नेक्स्ट AC पाएंगे। तो चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कल मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।